नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे नोट कर ले। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेजें। अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही भेजें। आप हमें मैसेज करें, हम लगातार आपके सवालों को लेते रहेंगे। दो मेहमान हैं हमारे साथ जो आज आपको मदद करेंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं, हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च, एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सोने के साथ शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सोने में जिस तरह की रैली चल रही है, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा इस तरह की रैली चलेगी। कई वजह है। एक तो दुनिया के सबसे क्रेडिबल हैंड्स सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई सारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हैं जो गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो बढ़ रहा है, और साथ ही ट्रेड वॉर को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसका फ़ायदा भी यहाँ पर मिल रहा है। और बाकी एसेट क्लास में अब लोगों का रुझान फिलहाल मौजूदा माहौल में नहीं दिख रहा है, और पूरी तरह से फोकस सोने पर है, और ये तेज़ी लगातार बढ़ती जा रही है। और यूफोरिया भी कह सकते हैं पेपर गोल्ड को लेकर, जिस तरह की पूरी दुनिया में है। और कई अफवाहें ये भी है कई सारे ऐसे देशों में जहां कहा जा रहा है कि फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी के लिए सप्लाई कम हो गई है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। केडिया जी, आप बताइए, गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? अब क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? हालांकि अब थोड़ा ठहराव जरूर आ रहा है रिकॉर्ड के पास। क्या आगे किस तरह की चाल दिख रही है गोल्ड में अब? नमस्कार विशोभा जी। नमस्कार सर। बिल्कुल, देखिए सोने में काफी सरप्राइज एलिमेंट था, बट हाँ लग रहा था कि 2025 में भी जिस ढंग से 2024 में हमने लगभग 20% की तेजी डोमेस्टिक पे और 30% की तेजी इंटरनेशनल में देखी थी, वैसा ही कुछ 2025 में भी दिख रहा था। बट जो हमने टारगेट रखे थे कि $3,000 या 85,000 का भाव डोमेस्टिक में, ये हमने पिछले 1-1.5 महीने के रैली में ही आते हुए ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ कंसर्न बना हुआ है, टैरिफ वॉर का कंसर्न बना हुआ है, ये एक बड़ा कारण बना है। इसके बाद हम देखते हैं कि साथ साथ में सेंट्रल बैंक की बाइंग अभी भी कंटिन्यू। कल एक डेटा रिलीज हुआ जहां पे बताया जा रहा है कि चाइना ने अब तक जो सोना बाय किया है वो उसके अलावा भी ऑफ मार्केट कुछ और परचेजेस हुए, उसकी क्लैरिटी नहीं है। वहीं हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर भी फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है या शिफ्टिंग है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है सोने को 2025 में। हम देख सकते हैं जिस से मूवमेंट बना हुआ है। नो डाउट टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 12% की तेजी तो हमने 2025 में ही देखी है, जिसके चलते कल हमने थोड़ी बहुत गिरावट भी देखी, लेकिन फंडामेंटल इतने मजबूत है, हर गिरावट पे बाइंग लौटते हुए दिखाई दे। तो टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है, बट फंडामेंटल जो जो चीज आपने बताई है वो अभी भी मुझे लगता है कि सोने में दमखम रखता है कि $3100-3200 तक का लेवल दिखा दे। बट कमिंग बैक ऑन इंट्राडे, मुझे लगता है आज दिन भर मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 86,100 के करीब आता है तो लेके चलिए, 85,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड है बट थोड़ा सा लिमिटेड है, जब तक कोई बड़ा नया ट्रिगर नहीं आता है तो 86,700 तक का टारगेट मिल सकता है सोने में। इंट्राडे के लिए टारगेट है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और लॉन्ग टर्म भी बुलिश है। अभी जो फिलहाल जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं गोल्ड मार्केट में, वो सारे फेवर में है गोल्ड के, और यही वजह है कि गिरावट नहीं आ रही है इतनी तेजी के बाद भी। इस तेजी के बारे में बता दें कि नवंबर से करीब करीब 11,500 रुपए तक महंगा घरेलू बाजार में सोना हो चुका है। अगस्त के लोअर लेवल से अगर आप देखें तो 18,500 रुपए तक सोने की महंगाई आ चुकी है। उसके बाद भी ये रैली जारी है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। गोपाल दिल्ली का गोल्ड पर है। इन्होंने ये जानना चाहे कि सोना खरीदे या बेचे, और टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, क्या सलाह देंगे गोल्ड पर गोपाल जी को? विष्णु जी, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट करेक्ट होता है 86,000 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। 85,620 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 86,700 देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि $2970 तक के लेवल स्पॉट मार्केट में आ सकते हैं। तो गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि गोल्ड में जो कंटिन्यूटी रैली बनी है ये भी पॉजिटिव रहेगी, और जल्दी ही आपको $3,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोपाल जी, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारे दोनों मेहमानों ने इंट्राडे के लिए भी कॉल दे दी है, आप नोट कर लीजिएगा उन लेवल्स को और आगे ध्यान रखिएगा। गुंजन सिंह का सवाल है, सोने में एंट्री का सही समय कब होगा? आप बताइए केडिया जी, सोने में एंट्री का सही समय कब होगा? देखिए सोने में एंट्री का समय तो हमेशा सही होता है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप डे ट्रेड के हिसाब से देखते हैं तो जैसे अनुज ने भी कहा, मेरा भी वही मानना है कि 86 के करीब आता है तो हमें लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप फिजिकली लेना चाहते हैं
तो अभी भी मुझे लगता है देखिए 1000-2000 की तेजी मंदी होगी अपनी जगह पे, बट ओवरऑल मुझे लगता है विश्वनाथ जी 2025 का जो फर्स्ट हाफ है वो अभी भी तेजी में ही रहेगा। जिस ढंग से इंटरनेशनल में लग रहा है कि 3100 तक का लेवल आराम से दिखा देगा। डोमेस्टिक में रुपए की गिरावट और फिजिकल डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है जो 90,000 तक का लेवल दिखा देगा। तो अगर थोड़ा लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है 86 इज गुड टू बाय। हाँ, छोटा मोटा एक करेक्शन ड्यू है टेक्निकली जो 1000-1500 पॉइंट का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आता भी है तो लेने का मौका ही बनेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है 90,000 का व्यू अगर हम 2025 का लेके चलते हैं तो इजीली अचीवेबल है। अगले दर्शक हमारे साथ कमलेश गुप्ता हैं जबलपुर एमपी से। इन्होंने सवाल भेजा है कि 94,300 रुपए में चांदी में बिकवाली कर रखी है, अब इनको क्या करना चाहिए? नुकसान तो काफी हो रहा होगा, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया होगा, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बिना एसएल के ट्रेड ना करें, वो भी इस बाजार में। क्या करना चाहिए अनुज जी? कमलेश गुप्ता जी को अब नुकसान हो रहा है, 94,300 में इन्होंने चांदी बेच रखी है। देखिए, हमें लगता है कि इनको एक बार निकल जाना चाहिए क्योंकि $33 सिल्वर ने ब्रेक किया है और हमें लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जनरली एक रैली कंटिन्यू होती है जो कि 34 या $35 तक जा सकती है। हमारे हिसाब से इनको निकल जाना चाहिए और यहाँ से हमें लगता है कि सिल्वर के भाव अगर हम टारगेट करें तो 97 या 700 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी टिप मिलता है हमें लगता है कि उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ये सलाह आपको एग्जिट करने की सलाह, क्योंकि मौजूदा माहौल है नहीं है, ट्रेडर के लिए सलाह अनुज जी की तरफ से है कि सेल पोजीशन से आप एग्जिट फिलहाल कर ले, अभी के माहौल में रिस्क ही आपके लिए ज़्यादा हो सकता है। नवीन है दिल्ली से, इन्होंने सिल्वर मिनी के 4 लॉट ले रखे हैं, 94,450 के भाव पे इन्होंने बाई कर रखा है। इनको अच्छा फायदा हो रहा है। केडिया जी बने रहें, प्रॉफिट बुक कर ले या और प्रॉफिट के लिए इंतजार करें? तो अगर इंतजार करना है तो एसएल बता दीजिए इनको। देखिए, मुझे लगता है चांदी अभी भी गोल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है। वो दिखता है गोल्ड सिल्वर रेशियो से जो इस वक्त 90 के करीब है। तो उम्मीद तो यही है कि रेशियो 90 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, नीचे में 86 तक आ जाएगा, जिसका मतलब है चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। टाइमिंग सामने एक्सपायरी है, उसके चलते हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट मिल जाए, बट मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए क्योंकि जिस ढंग से नए समीकरण बन रहे हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में भी और इंडस्ट्रियल डिमांड में चांदी, जहां पे हमने सुना है कि चाइना करीबन 926 आउंस के आसपास का एक गीगावाट्स का एक नया सोलर प्लांट डालने की बात कर रही है, जहां पे चांदी का यूसेज काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए, स्टॉप लॉस 95,000 का मेंटेन रखिए। ऊपर में मुझे लगता है कि इनको 99,000 तक का लेवल अगले हफ्ते तक देखने मिल जाएगा, जिस ढंग से मोमेंटम बना हुआ है। ओके, अगले दर्शक है शिवराज गुर्जर है, कच्चे तेल में अगले 1 से 2 महीने के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, 1 से 2 महीने के लिए क्या टारगेट है कच्चे तेल का सर? देखिए, क्रूड अगर आप देखेंगे तो सप्लाई इस पे बहुत डिपेंड है और जिस तरीके से यूएस सप्लाई बढ़ा रहा है, यूएस की इन्वेंट्री भी बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि क्रूड के भाव आपको $68 तक के लेवल दिखा सकता है। तो $68 को हमें लगता है कि 1 महीने में आ सकता है और नीचे में करीबन 6,000 के लेवल के आसपास क्रूड में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 200-300 रुपए की हमें लगता है कि करंट रेट से गिरावट देखी जा सकती है। शिवराज जी के लिए ये सलाह आपको कच्चे तेल पर अनुज जी की तरफ से है। भूपेश धवन है, क्रूड का 6,300 के स्ट्राइक का पुट इन्होंने खरीदा है 59 रुपए के भाव पर। केडिया जी, अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए, 6300 का इन्होंने पुट लिया है। उनका मानना है कि प्राइसेस में गिरावट आएगी, बट मुझे लगता है जिस ढंग से थोड़ा बहुत ठीक है, ओवरऑल सप्लाई है, लॉन्ग टर्म हम भी समझते हैं कि 2025 में गिरावट रहेगी। बट टाइमिंग कजाकिस्तान में जिस ढंग से एक ड्रोन अटैक हुआ है उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो इन्वेंट्री से भी कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं, बट आई थिंक इनको बने रहना चाहिए क्योंकि अपसाइड है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है, जो 6360 तक का ही लेवल लगता है। बट एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए, इनको 25 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन में। ऊपर में 120 तक मिल जाएगा, बट आज मुझे लगता है थोड़ा सा तेजी दिखा रहा है मार्केट, तो 6360 तक फ्यूचर्स में दिखेगा और ऑप्शन में 63 का जो पुट है ये मुझे लगता है 40 तक का लेवल वापस 35-40 तक का लेवल एक बार दिखा देगा। बट ऐसे कि जैसे कि इन्होंने पुट ले रखा है तो उनको होल्ड कर लेना चाहिए क्योंकि एक नेचुरल स्टॉप लॉस का काम करेगा और वापस हम देखेंगे कि प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह, ये स्ट्रेटजी के साथ आप कच्चे तेल में काम कर सकते हैं। दोनों एक्सपर्ट्स की राय कच्चे तेल पर आ गई है आपके लिए। अयांश जैन है वडोदरा गुजरात से, इनका सवाल है कि चांदी में किन लेवल्स पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए? अनुज जी, किन लेवल्स पे चांदी में मुनाफा वसूली करना बेहतर होगा? देखिए, हमें लगता है कि करीबन 34 से लेकर $35 के बीच एक बार मुनाफा वसूल करना चाहिए।
क्योंकि अगर $35 ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है कि $40 पे जाता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 99,000 के आसपास के स्तर मिले, 1 लाख के आसपास तो वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1 लाख के ऊपर चलेगा तो फिर हो सकता है कि 1,03,000 1,06,000 के लेवल आते हुए दिखाई दे, तो वहां पर फिर बना सकते हैं। बट एक बार साइकोलॉजिकल लेवल है 1 लाख के आसपास, 99,000 के आसपास, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। समीर हैं बुलंदशहर से। नेचुरल गैस और क्रूड में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए? अनुज जी, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर राय बदलें आज। देखिए, इंट्राडे के लिए क्रूड में करीबन 6,295 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 6,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6,210 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम देखें नेचुरल गैस में, तो एक काफी अच्छी रैली हमने नेचुरल गैस में कंटिन्यू होती हुई देखी है। हमें लगता है नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 355 पे लगाएं। टारगेट करीबन 375 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, नेचुरल गैस में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए विकास जी है, लगातार फोन कर रहे हैं। इनका सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं, हालांकि ये सवाल रिपीटेटिव सवाल है। 90,350 रुपए में 5 लॉट सिल्वर मिनी इन्होंने खरीद रखी है, बाइंग की पोजीशन में है। अब जानना चाह रहे हैं क्या करे, प्रॉफिट बुक कर ले या इंतजार करे? केरिया जी एक बार फिर से बता दीजिए इनके लिए। देखिए, चांदी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। थोड़ा बहुत एक्सपायरी को लेकर थोड़े करेक्शंस की उम्मीद जरूर है, बट मुझे लगता है इनको 94,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। 99,000 तक का टारगेट हम देख पाएंगे, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन पर बने रहिए। लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह यहाँ पर आपको अभी भी दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ रतन लाल सैनी हैं जयपुर से। 83,000 के भाव पर इन्होंने 1 लॉट गोल्ड सेल किया है, हालांकि नुकसान काफी अब इनको हो रहा है। क्या करना चाहिए इनको? अनुज जी, नुकसान हो रहा है, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, क्या शॉर्ट पोजीशन से निकलने की सलाह है? देखिए, 87,000 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि थोड़ा हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 87 के ऊपर जाए तो वहां पे निकलना चाहिए इनको, और उसके बाद जो भी डिप मिलेगा वहां पर ये होल्ड कर सकते हैं। तो 87,000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ राहुल कुमार हैं। 10 दिनों में कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए, 10 दिनों के लिहाज से आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए अनुज जी कॉपर में 10 दिनों के लिए? देखिए, बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, और जिसमें हम कॉपर एल्युमिनियम दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं। हमें लगता है कि कॉपर में करीबन 880 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 862 के आसपास लगाएं, 880 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो राहुल जी के लिए सलाह आ गई है कॉपर को लेकर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब लेंगे और एक खबर लेकर आएंगे गेहूं को लेकर। गेहूं में क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट है, ग्राउंड की क्या स्थिति है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय गोयल होंगे, चेयरमैन है व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के, उनसे बातचीत होगी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट, और बात कर लेते हैं गेहूं की। गेहूं को लेकर खबर, 2 खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि गेहूं की जो सरकारी ऑक्शन हो रही है एफसीआई के जरिए, जो ई ऑक्शन होती है, वो उसमें दाम लगातार ऊपर की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में एफसीआई की ई ऑक्शन में 3160 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव पहुंच गए, और ज्यादातर खरीदारों की जो बोली थी वो 3,000 प्रति क्विंटल के ऊपर ही थे। तो दाम लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। और दूसरी खबर यह है, जो तापमान को लेकर चिंताएं बनी है, उससे लग रहा है कि यील्ड पर तो असर नहीं है। हालांकि 2-3 दिनों के लिए देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का भी आईएमडी ने अनुमान लगाया है। तो ग्राउंड की क्या स्थिति बन रही है, जानते हैं अजय गोयल साहब से। चेयरमैन है व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के, और साथ ही एमडी है शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, आपके पास गेहूं को लेकर क्या रिपोर्ट है? देखिए, गेहूं की रिपोर्ट ये है कि नई फसल में अभी भी महीने भर की देरी है, और जो खास तौर पे बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उनके लिए महीना सवा महीना निकालना अभी भारी है, क्योंकि गेहूं एकदम ड्राई अप हो गया है सिस्टम में। बहुत ही कम जो रिक्वायरमेंट है उसका 10-20% ही शायद बाजार में अवेलेबल है। तो अभी सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार जितना माल छोड़ेगी बाजार में वो, और अगर ज्यादा छोड़ती है तो ही ये कीमतें कम होगी, क्योंकि प्रति यूजर जो है उन्होंने लिमिट तो बढ़ा दी है, लेकिन ओवरऑल लिमिट को उस रेशियो से बढ़ाया नहीं है। इसकी वजह से हैवी कंपटीशन है। अगला 1 महीना जो है मुश्किल रहेगा, खासतौर पे यूपी, हरियाणा, पंजाब जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है।
और थोड़ा सा जो है सौराष्ट्र में ही केवल एकमात्र जगह है जहां थोड़ा सा क्रॉप अभी विजिबल है, आ रहा है। बाकी सब जगह जो है एफसीआई पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ओके, एफसीआई पे। और कहा जा रहा है कि फरवरी तक तो नीलामी होगी, मार्च के बाद हो सकता है कि उस नीलामी को रोका भी जाए और उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सर, फसलों की स्थिति की बात कर लेते हैं। अब इक्का दुक्का कुछ मंडियों में नई फसल आनी शुरू हुई, हालांकि बहुत ही कम छोटी क्वांटिटी में, लेकिन उसके भाव काफी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। 3000 से 3300 रुपए के आसपास भाव है। क्या लग रहा है, क्या दाम आगे भी बढ़ने वाले हैं? और फसलों को लेकर क्या रिपोर्ट आप लोगों के पास आ रही है? देखिए, दाम अब कुछ ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, बल्कि अभी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो है अगर नई फसल कुछ इलाकों में आ रही है तो हो सकता है बाजार जो है एक स्लाइड भी मार जाए अगले 10-15 दिन में। इसलिए हर आदमी इन्वेंट्री के बारे में बहुत कॉशियस व्यू लेके चलता है, वो लो इन्वेंट्री पे चलाना चाहता है, क्योंकि अगर सपोज एमपी और इन इलाकों में अराइवल बढ़ जाए 10-12 दिन बाद, तो एक बार बाजार का रुख बदल भी सकता है। इसके लिए सब लोग कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं। और जहां तक फसल का सवाल है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है। बीच में खबरें आई थी कि हो सकता है फरवरी महीने में जो रेडियंट है हीट का, वो अचानक ही डे टेम्परेचर बढ़ जाए, और उसकी कुछ संभावना भी है। लेकिन ये वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा जब तक हार्वेस्ट नहीं आ जाता है अप्रैल में। एवरी डे जो है वेदर को वॉच करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन इसमें कई बार काम नहीं करते हैं, क्योंकि चलते चलते एकदम गर्मी हो जाती है या कभी मौसम बदल जाता है। ओके, तो ये स्थिति बनी, देखते हैं आगे ये स्थिति ज़्यादा क्लियर होगी। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि गेहूं मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। चलिए वापस लौटते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। एग्री मार्केट की बात हो रही, तो एग्री के ऊपर ही एक दो सवाल ले लेते हैं। सौरभ गोयल का सवाल है, हल्दी में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 1500 के भाव में, यानी 10 केजी के हिसाब से ये भाव बोल रहे हैं। अगर 1500 का भाव इन्होंने दिया है तो क्या लग रहा है अजय जी? आज तो तेजी दिखी है मसालों में, हल्दी में भी आज हल्की तेजी थी 1.5% के आसपास की। आगे क्या होगा सर हल्दी में? देखिए, अगर हम बात करें तो प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिकवरी पिछले 2-3 सेशन में देखी है। बैलेंस शीट काफी टाइट है, लेकिन अभी भी सेंटिमेंट काफी खराब हुआ है, जिसके चलते प्राइस के अंदर ये एक डायलर बना हुआ है। आज की रिकवरी दिखा दी है कि लोगों की खबर पे हम बाइंग बस लौटते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू बाइंग रखनी चाहिए 13,100 पे। 12,800 का स्टॉप लॉस देगा, 13,500 तक का लेवल दिखेंगे, जिस से बैलेंस शीट टाइट दिख रही है। आने वाले समय में हम हल्दी में एक अच्छी खासी जंप कंटिन्यू होते हुए देख पाएंगे। जी आपसे, और सुल्तान है गुजरात से, लंबी अवधि में कपास खली का क्या आउटलुक है, बताएं। देखिए, कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो मार्केट काफी कंसोलिडेशन कर रहा है। हमने पिछले साल काफी अच्छी तेजी के बाद गिरावट देखी, सप्लाई साइड काफी अच्छी है। क्रॉप की भी जो एस्टिमेट रिवाइज होकर आए हैं, उसके बाद प्राइस में दबाव था, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली 2640 2650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रूप लेकर मार्केट कर रहा है। मुझे लगता है 2680 एक काफी बेहतरीन लेवल है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। 2640 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 2720 से 2750 का रहेगा, बट कुल मिला के ये लेवल से कॉटन सीड ऑयल के भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते। विवेक सिंह है अहमदाबाद से, क्रूड के 6300 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 170 रुपए में खरीद रखी है। अनुज जी क्या करना चाहिए? टारगेट और स्टॉप लॉस बता दें इनके कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम की। 170 की बाइंग है कॉल ऑप्शंस। देखिए, हमें लगता है कि इनको करीबन 125 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर हमें लगता है कि करीबन 200 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। मगर हमें ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो 125 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस सैलॉन राइस का मार्केट है, तो जो भी बाउंस बैक मिले वहां निकल जाए, और उसके बाद पोजीशन जो है पुट की बना सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ रोशन है कटनी से। आज ही सुबह चांदी को सेल किया इन्होंने 97,050 पे। इनको हालांकि अभी नुकसान ऐसा नहीं हो रहा है, इनके आसपास ही भाव है। क्या करना चाहिए अनुज जी? इनको बने रहे, फायदा कुछ हो, निकल जाएंगे इस आसपास में? देखिए, इनकी पोजीशन बिल्कुल कॉस्ट के आसपास है, तो थोड़ा वेट कर लें। अगर यहाँ से 400 से 500 रुपए की गिरावट आती है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, और अगेन फिर नीचे 96,600 के आसपास अगर लेवल्स मिले तो वहां पर अगेन इनिशिएट कर सकते हैं बाई। सतपाल है पानीपत से, नेचुरल गैस की 4 लॉट 321 रुपए में इन्होंने बेची है। क्या करना चाहिए अनुज जी? बने रहे या निकल जाना चाहिए?
नेचुरल गैस में ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी हम देखें तो भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि इनको अगर भाव नीचे 355 के आसपास 350 तक मिलते हैं तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार प्राइस ऊपर 370 380 तक के लेवल दिखा सकता है। परवीन है पुणे से, नेचुरल गैस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, परवीन जी को क्या सलाह देंगे आप नेचुरल गैस पर? देखिए नेचुरल गैस देखेंगे तो सीजन के सबसे लो सीजन के एंड पे है, जहाँ पे हम देखते हैं कि विंटर एक्सट्रीम में अभी 2 दिन पहले जो यूएस के अंदर फ्रिजिड वेदर कंडीशन के अपडेट आए थे, उसके बाद से हमने देखा है कि प्राइसेस में एक बड़ा उछाल आया है। बट इन्वेंट्री एज ऑफ नाउ काफी कम है, जो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से रैली बनी है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि जो अपसाइड है वो नेचुरल गैस के लिए धीरे धीरे कैप होता जाएगा। आज भी हम देख रहे हैं प्राइसेस 2 से 2.5% की गिरावट दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर अपसाइड थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि फरवरी के बाद से जैसे जैसे समर स्टार्ट होगी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो टाइमिंग 370 में बेचिए, 385 का स्टॉप लॉस लगाइए, 150 का टारगेट रखिए। ध्यान रखिए ऑप्शन के साथ ट्रेड कीजिए, बिकॉज वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम होने जा रही है एज ऑफ नाउ। बट ओवरऑल यहाँ से मुझे लगता है अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगा। जैसे जब मार्च में एंटर करेंगे, वार्म वेदर की वजह से डिमांड में ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा। अगले दर्शक हमारे साथ जयराम देवासी हैं राजस्थान से। सोना पिछले साल अप्रैल में 62,000 से अब 86,500 के पार निकल चुका है, क्यों ऐसा हुआ है और आगे क्या होगा? अनुज जी बताइए इनको। देखिए जो इसके पीछे रीजंस हैं वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, फिजिकल डिमांड है और डॉलर में वीकनेस की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला, इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं उसकी वजह से सपोर्ट मिला। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस भी करते रहते हैं। आगे का व्यू भी हमें पॉजिटिव लगता है। हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइस आपको $3,000 तक के लेवल दिखा सकता है, 87,000 तक के लेवल आ सकते हैं और उसके ऊपर अगर चलेगा तो फिर 89 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी ट्रेंड पॉजिटिव में है और हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है आपके सवाल को लेकर। चलिए अब ये वक्त हो गया है पाम तेल पर एक खबर बताने का। पाम तेल को लेकर खबर ये है कि घरेलू रिफाइनर्स ने पाम तेल के इंपोर्ट ऑर्डर को, उन्होंने जो इंपोर्ट करने के लिए जो ऑर्डर दिया था उसको रद्द कर दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि मलेशियाई पाम तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। 11% से दाम पिछले कुछ ही दिनों में बढ़ गए हैं और इसका असर हो रहा है कि रिफाइनिंग मार्जिन पर इनका असर होगा, इसलिए इन्होंने ऑर्डर ही रद्द कर दिए हैं। पाम तेल को लेकर केडिया जी आपकी राय क्या है? क्या लग रहा है ये तेजी और बढ़ेगी क्या यहां से? देखिए पाम तेल में मुझे लगता है सबसे बड़ा कंसर्न है वो मलेशिया के जो नए रेगुलेशन है, जहाँ पे E50 बताया जाता है बायोफ्यूल के अंदर 50% तक कंजम्पशन होगा उसके। ओके, तो ये बायोडीजल में ब्लेंडिंग को लेकर जिस तरह से फोकस है इंडोनेशिया का, मौसम को लेकर मलेशिया से रिपोर्ट यह है कि 25 फरवरी तक की वहां के वेदर एजेंसी की रिपोर्ट है कि वहां भारी बारिश होगी। जहां भी पाम तेल का प्लांटेशन होता है उससे सप्लाई प्रभावित हुई है और साथ ही रमजान के समय में, रमजान के दौरान वहां पर लेबर की भी दिक्कतें होती है। तो ये सारी दिक्कतें जो सप्लाई पर असर करेंगी और इंडोनेशिया का पूरी तरह से फोकस बायोडीजल पर है, जहां पे 40% पर तो फोकस है ही, 50% पाम तेल ब्लेंडिंग करने पर भी स्टडी जारी है। तो ये सारे फैक्टर्स पाम को सपोर्ट कर रहे हैं और सॉफ्ट ऑयल से ज्यादा महंगा पाम तेल होता जा रहा है। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट पर। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।